आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो कि डायमेंशन है क्या। ठीक है। अब देखिए, समझिएगा। फिज़िक्स में जब आप फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलते हैं अलॉन्ग विद द डेफिनेशंस एंड डेरिवेशंस। इनफैक्ट आप ऐसा कह सकते हैं कि जो डेरिवेशन है या जो डेफिनेशन है, उन सब का जो मूवमेंट है वो सभी किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी के अराउंड रहता है ना। तो लाइक मैं मास की बात करूं या वेलोसिटी की बात करूं या एक्सेलरेशन करूं, सब क्या है, इन सभी चीज़ों को आप फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हो, है ना। कुछ स्केलर्स हैं, कुछ उसमें वेक्टर क्वांटिटीज़ हो गए, है ना। और उन सब का अपना एक यूनिट होता है। नहीं, लाइक मास को आप कैसे लिखते हैं, केजी में लिखते हैं। नहीं, केजी में लिख दिया आपने, ऐसा यूनिट सुना होगा ऐसा क्लास 9 तक, है ना। लेंथ को मीटर में लिखते हैं, है ना। या फिर वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे क्या है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के साथ डील करेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए, तो कुछ यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, है ना, और कुछ डिराइव्ड कुछ फंडामेंटल्स होंगे और मैक्सिमम सभी क्या होंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी होंगे ना। लेकिन तुम दो चीज़ों को देखो, एक मास रख लो, ठीक है, और एक फोर्स रखो, ठीक है। मास में किसी और चीज़ का इनपुट है क्या? नो। आप कह सकते हैं कि मास इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जब मास का फॉर्मूला लिखे हो तो कुछ आता ही नहीं। नहीं, मास के आगे तो कुछ है ही नहीं, मास के अंदर तो कुछ भी नहीं लिखते हम लोग, है ना। लेकिन जब आप फोर्स लिखते हैं तो इसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। नहीं, अगर वेलोसिटी लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं, है ना। तो देखो, मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं, है ना। ये तीनों क्या हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मतलब ये इंडिपेंडेंट है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। इनफैक्ट ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं फोर्स की बात करूं, डिस्प्लेस वेलोसिटी की बात करूं, एक्सेलरेशन की बात करूं, इंडिपेंडेंट है क्या? नो, इट डिपेंड्स ऑन मास एज वेल एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज टाइम, ठीक है। तो ये जो तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ मिली हैं हमें, है ना, एक मास, लेंथ और टाइम, तो इसका डायमेंशन हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो डायमेंशन फॉर्मूला, जैसे जब भी आपको मास लिखना हो, ठीक है ना, तो मास को कैपिटल एम से दिखाएंगे हम लोग, है ना। नहीं, लेंथ अगर लिखना हो तो इसको कैपिटल एल से लिखोगे आप, ठीक है। अगर टाइम दिखाना हो तो उसको कैपिटल टी से लिखोगे, है ना। ये तीनों क्या हो गए, फिजिकल क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल है। दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला जो लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, यहाँ तक समझ आए। तो ये सभी क्या थे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थे, है ना। अब कुछ डेराइव्ड क्वांटिटीज़ ले लें आप, है ना। लाइक फोर्स देखो, है ना, या वेलोसिटी लिखो, है ना। तो जब आप वेलोसिटी लिखते हैं तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेज़र कर सकते हैं, हम लेंथ में मेज़र करते हैं, है ना। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख दोगे, एल, ठीक है। और टाइम को क्या लिख सकते हैं, टी। समझ आ रहा है। क्योंकि देखो, यहाँ से साफ पता लग रहा है जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, दो अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना, है ना। तो एक लेंथ और दूसरा टाइम। तो अब जैसे सिंपल अलजेब्रा यूज़ करेंगे तो देखो, एम नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है एम पे, तो पावर ज़ीरो रख दिया, क्योंकि ये तो फिर से वन हो जाना है। फिर क्या होगा, ये एल और ये टी पावर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। यहाँ तक समझ आए। तो अब इतने से डिस्कशन के बेसिस पे अब डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन लिख लें, ठीक है। लिखिए, यहाँ तक समझ आ गया है सबको, कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब लिखिए, लिखिए, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब लिख लीजिए, मैं लिखा रहा हूँ, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी
is defined as the is defined as the is defined as the powers to which powers to which the fundamental units the fundamental units of mass, length and time mass, length and time have to be raised have to be raised to represent a to represent a derived unit derived unit of the quantity. ठीक है ना, लिख लिया. डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज defined as the powers to which the fundamental units of mass, length and time have to be raised to represent a derived unit of the quantity. यहाँ तक समझ आ रहा है, लिख सकते हैं ना. अब देखो इसमें हमने लेंथ, मास और टाइम की बात की है क्योंकि हम लोग मैकेनिक्स लिख रहे हैं, और दो हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए सॉल्व कर रहे होंगे, है ना. तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को लिखेंगे हम लोग, आई से लिखते हैं, कई जगहों पे ए से लिखते हैं, ठीक है. और एक टेम्परेचर के लिए लिखते हैं केल्विन से, ठीक है. तो अभी तो मैकेनिक्स के सारे फॉर्मूले लिखने हैं, इसलिए इन तीन से काम बन जाएगा, है ना. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, नोट कर लीजिए आप. ठीक है, अब जब ये आ गया तो यहीं से हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना. लिखिए, लिखिए डायमेंशनल फॉर्मूला. ठीक है, लिखिए. when a physical quantity when a physical quantity is equated when a physical quantity is equated to its dimensional formula, its dimensional formula, what we obtain is the dimensional equation of the physical quantity. लिख सकते हैं. अब देखो डायमेंशनल फार्मूला और उसके बाद इक्वेशन, है ना. तो ये जो लिख दिया ये क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया, और डायमेंशनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, लाइक आपने वेलोसिटी का लिखा है यहाँ पे. अब जैसे मैं एक्सेलरेशन का लिखूँ, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, नहीं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. लिख सकते. तो देखो वेलोसिटी का क्या आता है, एल टी माइनस वन. तो देखो क्या आ जाएगा, एम ज़ीरो एल टी माइनस वन अपॉन टाइम का फिर से क्या लिखेंगे, टी. तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एल टी पावर माइनस टू हो जाएगा. तो देखो डायमेंशनल इक्वेशन अगर लिखना है हमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड टू डायमेंशनल फार्मूला, मतलब
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m पावर 0 l t पावर -2 लिख सकते। तो यही क्या हो गया, डायमेंशनल इक्वेशन। लिख सकते हैं। कोई डाउट है इसमें? नहीं, नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। ठीक है, यहाँ तक बन जाएगा ना। अब यहाँ से हम लोग कुछ फॉर्मूले लिखना शुरू करते हैं ना। देखिए यहाँ तक हो गया सबका। देखो, मास के लिए m है, लेंथ के लिए l है, टाइम के लिए t है। अब जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला है ना। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो मास को कैसे लिखोगे, कैपिटल M। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ 3 बार मल्टीप्लाई होता है नहीं, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, LQ। लिख सकते। अब देखो क्या हो जाएगा, m l-3। ठीक है, t तो है नहीं इसमें, तो t लिख दिया हमने और पावर क्या रख दिया, 0। कर सकते। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब देखो जैसे हमें मोमेंटम का लिखना है, अब लिखो मोमेंटम का क्या होता है फॉर्मूला, लिखिए मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो मास को क्या लिखोगे, m, और वेलोसिटी का क्या होता है, l-t-1। अभी लिखा हुआ है हमने, है ना। तो क्या आ जाएगा, m-l-t-1 लिख सकते। तो ये मेथड समझ आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से, है ना। अब आप लिखना शुरू करें। लिखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का निकालिए। ठीक है, तो देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे जो g है, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। तो अब देखो फोर्स का अगर लिखेंगे आप, तो फोर्स का क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। नहीं, तो देखो मास का आप m से लिख सकते, और अभी हमने इसके पहले एक्सेलरेशन का निकाला होगा कितना, l-t-2। नहीं, तो फोर्स का अगर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, m-l-t-2। ठीक है, तो फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का, ये सब तो याद रखिए, एक्सेलरेशन का, एनर्जी का, है ना। अब निकालिए, F का निकालिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें चाहिए तो g का चाहिए, तो g को क्या लिख सकते हैं आप, F r² अपॉन m1 m2 लिख सकते हैं। तो देखो F का क्या हो जाएगा, ml-t-2। F का लिख सकते हैं ml-t-2। r² क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन m1 m2, 2 बार मास मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, m² लिख सकते हैं ना। तो कितना आएगा, m +1 है यहाँ पे, +2 नहीं, तो -1 हो जाएगा ये, -1 l³ t-2 लिख सकते। तो ये देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आ गया। नहीं, तो यहाँ तक समझ आ रहा है, फटाफट लिखिए। नेक्स्ट लिखिए आप,
सरफेस एनर्जी, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। फिर लिखिए एवोगाड्रोस नंबर, लिखते जाएं, फटाफट सॉल्व करें। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, नोट करिए और बनाना शुरू कर दीजिए, आप इसको सॉल्व भी करते जाए साथ साथ, है ना। रेनॉल्ड्स नंबर, रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। लिखिए फटाफट इसको सॉल्व करिए। तो देखो, जैसे सरफेस एनर्जी, मैं एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। दो तीन बता रहा हूँ, आप खुद से भी करिएगा फिर, है ना। अब देखो, जैसे सरफेस एनर्जी की बात करते हैं आप, है ना, तो सरफेस एनर्जी क्या हो गया, एनर्जी अपॉन एरिया, ठीक है। अब ये याद रखने वाली चीज़ है, जो एनर्जी होता है वो वर्क डन, वर्क डन जो होगा वही एनर्जी, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो वो क्या होगा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी वर्क डन जैसा होगा, ठीक है ना। तो देखो, वर्क का क्या लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का कितना हो जाएगा, ml t-2, नहीं, और जो डिस्प्लेसमेंट का होगा वो कितना होगा, l, डिस्प्लेसमेंट को लेंथ से मेज़र करते नहीं, तो कितना आ जाएगा, ml² t-2। ये वर्क डन का है। अब देखिएगा, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, यही एनर्जी का होगा, चाहे वो हीट एनर्जी हो जाए, काइनेटिक एनर्जी हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी हो जाए, सबका हमेशा डायमेंशनल फार्मूला यही आएगा, है ना। तो अगर डेंसिटी की बात करें तो क्या आ जाएगा, एनर्जी ml, सरफेस एनर्जी की बात करें तो क्या हो जाएगा, एनर्जी का लिख लीजिए, तो ml लिखिए स्क्वेयर, ml² t-2 अपॉन एरिया को क्या लिखते हैं, l² लिखते हैं ना। अब इसको सॉल्व करिए, जल्दी करिए। हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा, ये l² तो कैंसिल हो गया, तो l का कुछ भी नहीं बचा, तो ml⁻0 t⁻2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, नोट करें इसको। अब जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिखना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड इन दैट मीडियम। तो यार स्पीड और स्पीड दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस होगा, मतलब m⁻0 l⁻0 t⁻0, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो ये सारे फॉर्मूले को आप बुक से देख करके, किसी भी बुक में एनसीईआरटी या कोई भी बुक है तो उसमें मिल जाएगा आपको, है ना। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखते कैसे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये तो हो जाएगा आपसे, खुद से होगा, ठीक है ना। इसके आगे के एप्लीकेशंस में आपको समझा दे रहा हूँ।
यहाँ तक तो समझ आ गया? कोई डाउट है इसमें? ये बन जाएगा ना? गुड। मतलब जितने भी चार्ट दिए होंगे आपके पास, एक टेबल होगा है ना, एनसीईआरटी में भी होगा, तो जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब का डायमेंशनल फार्मूला एक बार लिख करके प्रैक्टिस कर लें आप, है ना। अब हम लोग देखें कि जो क्वांटिटीज़ हैं, है ना, वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, नहीं, अगर हम लोग उसको डायमेंशनल फार्मूले के अकॉर्डिंग सोचें तो। ठीक है, लिखिए। देयर आर there are four types of physical quantities. ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। वैसे तो बहुत तरह के क्वांटिटीज़ हो जाएंगे, मतलब अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस के साथ इसको सोच रहे हैं तो दे आर 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, है ना। लिख सकते? पहला लिखिए, डायमेंशनल डायमेंशनल वेरिएबल्स। फर्स्ट लिख लीजिए डायमेंशनल वेरिएबल्स, लिख लें। दीज आर द, लिख लीजिए, these are the quantities these are the quantities whose values are variable, whose values are variable, and they possesses dimensions। ठीक है, these are the quantities whose values are variable, ये एक important point, and they possesses dimensions, मतलब उसका डायमेंशन भी हो और वैल्यू वेरिएबल हो तो वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल वेरिएबल्स। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनल वेरिएबल्स। अब इसमें कुछ भी पकड़ लें आप, देखो लाइक फोर्स लिख लो, एक्सेलरेशन लिख लो, एग्जांपल क्या लिखेंगे आप? देखिए, जैसे एक्सेलरेशन लिख दिया, इसका क्या है, इसका डायमेंशन भी होता है और ये वेरिएबल होता है, स्पेशल केस में जाके कांस्टेंट होगा नहीं। तो अब कुछ भी लिख लें, वेलोसिटी लिख लें, फोर्स लिख लें, वर्क डन लिख लें, है ना। तो ये सभी क्या होगा, वेरिएबल्स हैं, मतलब जिसके अलग अलग वैल्यूज़ हो सकते। ठीक है, दूसरा लिखें आप, डायमेंशनल कांस्टेंट्स, डायमेंशनल कांस्टेंट्स। अब मैं डेफिनेशन आप खुद से लिखिएगा, मैं पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ, है ना। दीज आर द क्वांटिटी, ये सब लिख दीजिएगा, विच आर कांस्टेंट, जिसके वैल्यूज़ क्या होंगे, कांस्टेंट होने चाहिए, और दे पोसेसेस डायमेंशंस। लिख सकते, एग्जाम्पल लिख लें, जैसे अभी तुरंत लिखा था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नहीं, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सभी है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दूसरा क्या लिख सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, जैसे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, डायमेंशनलेस
डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, ये याद रखिएगा जरूर, स्कूल एग्जाम में काम आएगा ये, है ना, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। ठीक है, लिखिए। तो वेरिएबल से मतलब सीधा जो वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, लिख सकते ना। एंड दे डू नॉट possesses डायमेंशंस। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तो देखो इसमें इसके एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना आप, है ना, ये एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। जैसे एंगल, एंगल क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस लिखते। मतलब यहाँ पे अगर थीटा की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, लेंथ अपॉन आर आ जाएगा। अब देखो लेंथ और आर दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। तो ये एक वेरिएबल है, थीटा क्या है, वेरिएबल है, बट क्या हो गया, डायमेंशन है क्या, नो। तो इस कॉल्ड डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, है ना। अब जैसे स्ट्रेन लिखें, ठीक है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये दोनों लेंथ में आएगा, वापस कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, m0 l0 t0 लिख सकते, लिखिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये भी क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस वेरिएबल हो जाएगा। नहीं, यहाँ तक समझ आ रहा है, कोई डाउट है इसमें, नहीं, लिख लीजिए। एक और बच गया आपका, डायमेंशनलेस डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, अभी लिख लीजिए। इसमें क्या होगा, दीज आर द कांस्टेंट क्वांटिटीज, तो इसका वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड दे डू नॉट possesses डायमेंशंस। ठीक है, याद रहेगा इसका। देख लो क्या क्या आ सकता है एग्जाम्पल, यहाँ तक समझ आ गया, नोट कर लीजिए। तो उसमें देखो कुछ भी लिख लो, लाइक आप सारे नंबर लिख लो जो प्योर नंबर्स होंगे। तो नंबर्स में जैसे 3 4 5 6 कुछ भी लिख लीजिए, ये सभी क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है ना। तो ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब जैसे लिखो कि भी एंगल लिख लिया पाई, ये भी क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो भी क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो लिख सकते हैं ना, तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो आपने समझ लिया कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। देखो डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी को उसके साथ इक्वेट कर दो, किसके साथ, डायमेंशनल फार्मूला के साथ, तो क्या बन जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगा, है ना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टेस्ट में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में मिलेगा, तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल इक्वेशंस, है ना। देखिए यूजेस ऑफ
डायमेंशनल इक्वेशंस। यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। ठीक है, अब देखिए अलग अलग तीन यूजेस हैं, तो फर्स्ट लिख लें डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले। कुछ रिलेशन लिखा होगा किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, और उस इन्फॉर्मेशन से हमें फार्मूला डिराइव करना है ना, डायमेंशनल मेथड से। ठीक है, तो ये एक इसका यूज़ हो गया है ना। देखिए लिखिए, यूजिंग यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ using the principle of homogeneity, principle of homogeneity of dimensions, we can derive the formula of a physical quantity, of a physical quantity of a physical quantity provided we know the factors on which the physical quantity depends। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? नोट करिए। लिख लिया? अब इसमें देखो एक चीज़ हमने यूज़ किया, यूजिंग द प्रिंसिपल होमोजेनिटी। तो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, पहले ये समझ लीजिए कि है क्या। ये डिफाइन करने को पूछा जा सकता है आपसे, है ना। तो लिख लीजिए इसको, फिर मैं समझा दे रहा हूँ कि है क्या। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या, लिखिए। only that formula is correct, only that formula is correct in which the dimension dimensions of the various terms on
one side of the relation are equal to the respective dimensions of these terms on the other side of the relation। लिख सकते, ये लिख लीजिए, लिखिए फटाफट लिखिए। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब इसको दूसरे टर्म्स में लिख लो, यहाँ तक समझ आ गया, दूसरे लैंग्वेज में लिखें ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। लिखिए इसको, the dimensions of all the terms in an equation must be identical, है ना। ये मेन लाइन हो गया किसके लिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब कोई भी इक्वेशन अगर लिख रहे हैं तो उसके जो जितने भी टर्म्स हैं उन सब का डायमेंशन हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट या कुछ भी लिख सकते हैं एक इक्वेशन में। लाइक अगर देखो कहीं पे डिस्प्लेसमेंट है तो कहीं पे ऐसा देखा है कि एस प्लस वी, कभी कहीं कोई फॉर्मूला ऐसा बताओ जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी से ऐड किया हो, या वेलोसिटी को एक्सेलरेशन से ऐड किया हो, या फोर्स को मास से ऐड किया हो। नहीं कर सकते, है ना। ये तभी होगा जब दोनों का डायमेंशन क्या हो जाए, इक्वल आ जाए, है ना। तो आप देखोगे कहीं भी, देखो जैसे ये हम लोग नेक्स्ट यूज़ में पढ़ेंगे कि वो करेक्टनेस चेक करते हैं किसी फॉर्मूले का, है ना। तो जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख दिया, है ना। अब देखना इसका डायमेंशन भी एल आएगा, इसका भी डायमेंशन एल आ जाएगा, और इसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल आएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा। तो मतलब कोई भी अगर करेक्ट फिजिकल क्वांटिटी के लिए कोई करेक्ट फार्मूला है तो उसमें जितने भी टर्म्स हैं उन सब का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करके ही हम लोग डिराइव करते हैं फार्मूला। अगर हमें सारे फैक्टर्स पता हों कि यो गिवन फिजिकल क्वांटिटी किन और क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ आ रहा है, देखिए। लिख लीजिए इसको, नोट करिए फटाफट। ठीक है, अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वहीं से समझ जाएंगे कि ये कैसे डिराइव करते हैं फॉर्मूला। अब जैसे लिखिए, एग्जांपल लिखिए, वहीं से सीख जाएंगे फॉर्मूला कैसे डिराइव हो गया। कॉन्सेप्ट क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। ठीक है, अब इसमें लिखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
centrifugal force depends on mass, velocity and radius of circular path. ठीक है, derive the formula for centrifugal force. अब ये निकालना है ना. तो देखो किस तरह से यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. यहाँ तक समझ आ रहा है. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमने F एज्यूम कर लिया. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को F लिख लिया हमने. तो जो प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वहाँ से क्या पता लग रहा है, इट डिपेंड्स ऑन मास. ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन मास, इसका मतलब मास पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऐसा तो नहीं लिखा है. तो हमें इसको m पावर कुछ अननोन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ मास है. ठीक है ना. तो हम लोग क्या करेंगे, पावर एक अननोन पावर a लगा दिया. और किस पे डिपेंड कर रहा है ये, वेलोसिटी, तो v पावर b लगा दिया, लिख सकते हैं. एंड रेडियस, तो रेडियस पावर c लगा दिया, ऐसा लिख सकते. ये जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन था वहाँ से ये चीज़ें लिख सकते ना. F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पावर a, v पावर b, r पावर c, लिख सकते हैं ना. कोई डाउट है इसमें. तो यहाँ पे क्या हो गया, a b c जो भी पावर रखेंगे वो हमेशा ध्यान रखना, ये a b c हमेशा क्या होता है, जो भी हमने a b और c लिख दिया, ऑल आर द डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स. ऑल आर द डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स. ठीक है ना. यहाँ तक समझ आ रहा है, कोई डाउट है इसमें नहीं. अब देखो, अब इसको लिखिए, F इज इक्वल टू, एक इक्वेशन में लिखोगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देना पड़ेगा, लिख दीजिए a v पावर b r पावर c. अब यहाँ पे देखो फिर से, k इज द डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, नहीं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिख सकते हैं ना. तो यहाँ तक समझ आए. तो ये देखो ये फॉर्मूला लिख दिया हमने. यहाँ तक समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें. तो इसको मेन फार्मूला बना दें आप, है ना. ये हमने सब कुछ कहाँ से लिखा, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमारे पास था. ठीक है ना. अब लिखिए, राइटिंग द dimensions on each side of equation 1. तो राइटिंग द डायमेंशंस मतलब वो पावर लिख रहे हैं, तो डायमेंशंस ऑन ईच साइड, तो डायमेंशन लिखने का मतलब अंडरस्टूड हो गया कि एम एल टी जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं. ठीक है ना. तो लिख दीजिए, दोनों साइड लिखें आप इसका डायमेंशन. तो क्या आएगा, एफ के लिए क्या लिखोगे, एम एल टी माइनस टू, लिख सकते हैं, एम एल टी माइनस टू लिख देंगे ना, इज इक्वल टू के हमने अभी लिखा था वो क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है. ये क्या है यहाँ पे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो उसका कोई भी डायमेंशन नहीं आएगा. क्या लिखोगे, m पावर a. ठीक है, वेलोसिटी का क्या लिखेंगे, एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन पावर क्या हो जाएगा, b. एंड रेडियस अगेन इसको लेंथ में लिख सकते, तो l पावर क्या हो जाएगा, c. ये मेथड बिल्कुल याद रख लीजिएगा, यही अप्रोच है, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको. ठीक है ना. अब देखो इसको थोड़ा मैथ्स के रूल्स के हिसाब से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें. m अकेला है तो m पावर a, l पावर b यहाँ से मिलेगा और l पावर c यहाँ से मिलेगा. तो अब क्या लिख सकते हैं, l पावर b प्लस c लिख सकते हैं, l पावर b प्लस c. ठीक है ना. और t पे पावर क्या बचेगा, -1, लिख सकते हैं. कोई डाउट है इसमें नहीं, लिख लीजिए. अब इसमें कर दीजिए, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिख सकते। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, कोई भी इक्वेशन बनाए तो दोनों साइड में जो रेस्पेक्टिव जो डायमेंशन जो भी क्वांटिटी है उसका डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। तो इसको कंपेयर करो तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बी प्लस सी, देखो ठीक है ना, एल पे क्या है बी प्लस सी, यहाँ पे क्या है 1, तो बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 लिख सकते। और टी पावर इधर क्या है, देखिए टी पावर सी आ जाएगा ना, टी माइनस 1 बी अकेला था ना, तो क्या हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू -2। देयरफॉर बी क्या आ गया फ्रॉम दिस इक्वेशन 2, और b का वैल्यू 2 पुट कर दो तो c क्या हो जाएगा -1। देखो a और b और c तीनों पता कर लिया हमने, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब सीधा कर दो, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b and c इन इक्वेशन 1। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर। अब देखो के का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, ये याद रखना हमें, ये मेमोरी में रखना पड़ेगा हमें, है ना, कि इन दिस फॉर्मूला के क्या होगा 1। के अगर टाइम पीरियड का होता तो के का वैल्यू 2 पाई आता, कोई और फार्मूला होता जैसे हम लोग स्टोक्स थ्योरम कर रहे होते तो 6 पाई होता। ठीक है ना, तो समझ आ गया। तो देखो ये सारे स्टेप्स हैं कि किस पे डिपेंड कर रहा है उसको ऐसा लिख देना है, देन उसको इक्वेशन में लिखना है ना। फिर दोनों साइड आप उसके डायमेंशंस लिख दोगे, दोनों साइड उसके क्या करोगे डायमेंशंस लिख दोगे, देन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो डायमेंशन है उसको इक्वेट कर देंगे और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, derive an expression for time period t of a simple pendulum which may depend upon length, acceleration due to gravity, ठीक है, एंड मास। निकालें। इसमें देखो ये जो चीज़ लिखा गया मे डिपेंड ऑन, इसका मतलब ये होता है कि जो गिवन क्वांटिटीज़ है इसमें कोई एक ऐसा भी क्वांटिटी हो सकता है जिस पे शायद ये फार्मूला डिपेंड ना करे, है ना, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मे लिखने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि एल पे भी डिपेंड कर रहा होगा, जी पे भी कर रहा होगा और एम पे भी कर रहा होगा, तो हमें तीनों को कंसिडर करके शुरू करना है, और जिस पे डिपेंड नहीं करेगा तो उसका अपने आप ज़ीरो आ जाएगा पावर, है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। फटाफट सॉल्व करिए इसको। एक दो और क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, उसको
साथ साथ करते जाएंगे। इसको तब तक स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन the frequency of vibration of a string may depend upon length L, tension T, and mass per unit length. Mass per unit length, small m, of the string, ठीक है। वही डायमेंशनल मेथड से करना है, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशन मेथड से डेराइव कर दीजिए फॉर्मूला, डेराइव द फॉर्मूला करिए। देखिए फर्स्ट का अगर सॉल्यूशन आप लिखोगे तो देखना इसमें क्या है, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पावर ए लगा दिया है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी, एंड मास सी। लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब देखो बाकी वो कहानियाँ लिखते रहना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू के एल पावर ए जी पावर बी एम पावर सी लिख सकते, वन लिख दिया, लिख सकते ना, कोई डाउट है इसमें नहीं। अब दोनों साइड आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा, सिर्फ टी होगा, ठीक है। के डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, पहले बताया हुआ है ना। तो लेंथ का ए लिख दिया, जी देखो एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन का होता है तो एक्सेलरेशन का कितना होता है, एल टी माइनस टू लिख सकते। और मास एम, मास क्या है एम, तो पावर क्या लिख देंगे सी, लिख सकते हैं ना। अब इसको सिंप्लीफाई करें, एम पावर ज़ीरो एल पावर ज़ीरो टी। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखना एम पावर सी एल पावर ए प्लस बी हो जाएगा, कर सकते हैं ना। और टी पावर क्या हो जाएगा, माइनस टू बी लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करके वो पावर को कंपेयर करो, है ना। तो क्या आ गया, सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो मास से इंडिपेंडेंट है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो हमने लिखा हुआ है टाइम पीरियड, ये क्या हो गया, मास से इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। अब देखो एल पावर क्या है पे, ए प्लस बी, ए प्लस बी को क्या लिख दोगे, ज़ीरो। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, माइनस टू बी, माइनस टू बी इज इक्वल टू वन लिख सकते हैं ना, कोई डाउट है इसमें। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, तो a कितना आ गया, प्लस वन बाई टू, ठीक है ना। b माइनस वन बाई टू और a क्या हो गया, प्लस वन बाई टू।
अब सी क्या आ गया, 0। इन सारे वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 1, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, के एल पावर ए है, तो ए मतलब क्या 1/2, और बी जी पावर कितना है बी, तो क्या हो जाएगा -1/2, -1/2 है ना। और m पावर क्या है सी क्या है 0, लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे हमें याद रखना पड़ेगा कि इन दिस केस k का जो वैल्यू है वो 2π होता है, k का वैल्यू क्या हो जाएगा 2π, ठीक है। तो अब देखो सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो टाइम पीरियड कितना आएगा 2π l पावर 1/2 अपॉन g पावर सॉरी 1/2, इसको नीचे ले आए तो है ना। फाइनली आपको ये फॉर्मूला मिल गया 2π√L/g, लिख सकते। समझ आए, कोई डाउट है इसमें, नहीं, लिख दीजिए। बाकी वो बीच की कहानियाँ तो लिख लेंगे ना, पहले क्वेश्चन मैंने डिटेल समझा दिया तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, L पावर A T पावर B M पावर C, लिख सकते। अब यहाँ पे देखना, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो 1/t होता, तो जो डायमेंशनल फार्मूला है वो m पावर 0 l पावर 0 और t पावर -1 हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। टेंशन क्या है, फोर्स है, टेंशन t क्या हो गया यहाँ पे फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा m(l)t-2, लिख सकते। अब देखो टेंशन लिख दिया, अब मास पर यूनिट लेंथ m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास अपॉन लेंथ होगा, तो इसको क्या लिख दोगे m/l, लिख सकते। तो m(l-1), लिख सकते हैं ना। अब लिख दीजिए इसको, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, F = K L पावर A T पावर B M पावर C, कर सकते। अब सारे फॉर्मूले इसमें लिख दें आप, क्या हो जाएगा m0 l0 t पावर -1, के ऑलवेज डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, l का क्या लिखोगे लेंथ होता, पावर a लिख देंगे, t का क्या हो जाएगा m(l)t-2 पावर क्या लिखोगे b, और m क्या हो गया m(l-1) पावर c, कर सकते हैं ना। अब लिखिए इसको m पावर 0 l पावर 0 t पावर -1, अब देखो l पावर a यहाँ पे क्या है +b, और यहाँ पे क्या है -c, लिख सकते। देखो m के लिए क्या लिखेंगे आप b c, तो मतलब b + c, लिख सकते। तो m l और t में क्या देखोगे -2b, लिख सकते। अब इन सबको कंपेयर करिए आप वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करके, तो क्या आ जाएगा b + c = 0, a + b - c = 0, -2b = -1, देयरफॉर b कितना आ गया 1/2, b कितना आ गया 1/2, और जब b 1/2 आ गया तो c कितना आ जाएगा -1/2, लिख सकते। और देखो b 1/2 और c -1/2, तो ये a क्या हो जाएगा, देखिए c क्या है -1/2 है ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 हो जाएगा, तो a कितना आना चाहिए -1 आना चाहिए। अब लिखिए लिखिए
अब फॉर्मूला लिख दीजिए इसका। तो देखो जब फॉर्मूला लिखेंगे आप तो रिजल्ट क्या आएगा, इन सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो F इज इक्वल टू के, L का पावर क्या रखा था हमने A, तो -1। T का पावर क्या रखा था B, B इज़ 1/2, ठीक है। और M का क्या रखा था C, C इज़ -1/2। -1/2, तो फाइनली क्या आ गया K बाई L T बाई M, ठीक है। आप यहाँ तक भी छोड़ दो तब भी बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे याद रहता है तो K का वैल्यू 1/2 लिखते हैं, है ना। तो 1/2L, तो यहाँ पे डिपेंड करता है, तो ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी हो सकता है। तो आप यहाँ पे K को तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। मतलब ये जो कोफिशिएंट है वो चेंज हो सकता है ना। तो आप यहाँ तक भी रख देंगे तो कोई बात नहीं है। और K का वैल्यू अगर 1/2 भी पुट कर दिया तो भी चल पड़ेगा, है ना। क्योंकि वो 2/5 मल्टीपल में होता है, वो ऑड में भी आ सकता है और इवन में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो इसको आप और भी जितने एग्जांपल्स हैं जो भी आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट, उसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। और सॉल्व करके देख लीजिए, तो एक दो एप्लीकेशंस रह गए वो चेक करने का, करेक्टनेस चेक करने का, और एक यूनिट कन्वर्जन का। तो दोनों मैं नेक्स्ट सेशन में करा दूंगा, है ना। और ये देखो कुछ कॉम्पिटेटिव में कुछ क्वेश्चन पूछे गए तो वो मैं सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ठीक है ना। तो आप इसको देख लें, इसमें आपको मेहनत करना है, इसमें लिखने का वो काम ज़्यादा है, ठीक है ना। बट स्कूल एग्ज़ाम में आएगा तो इसलिए इसको करना भी ज़रूरी है, इसको कर लें, ठीक है ना।